हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होती है रेनेसा से। रेनेसा का पीरियड क्या है? तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो रेनेसा का पीरियड जो था, जब 19 सेंचुरी ख़त्म होने वाला था, वहाँ से एक नया विजन निकल के आता है। तो ये नया विजन जो था, एक मॉडर्न विजन हम इसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जो कि एनलाइटेंड सेक्शंस हो जाते हैं। और यही लोग एनलाइटेंड विजन अपने साथ लेके आते हैं, और ये एनलाइटेंड विजन अपने साथ कुछ इवेंट्स लेकर के आता है। न्यू इवेंट्स हो रहे होते हैं फिर पूरे, हाँ, इंडिया में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है रीअवेकनिंग का, इसको हम कहते हैं रेनेसा। ठीक है, कि हम नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, न्यू इवेंट्स लेके आ रहे हैं, रीअवेकनिंग हो रही है हमारी, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसी चीज़ को हम रेनेसा का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेनेसा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है रिवाइवल या रीबर्थ। तो बर्थ प्लेस जो है रेनेसा की, वो है इटली। और रेनेसा एक ऐसा पीरियड है यूरोपियन हिस्ट्री का जो कि मिडिल एजेस से मॉडर्निटी के बीच का जो ट्रांजिशन लेके आता है, उसी को हम ये रेनेसा का पीरियड कहते हैं। तो पहले तो हम ओवरऑल इसको समझ रहे हैं कंटेंट वाइज कि क्या है रेनेसा का पीरियड। तो ये जो पूरा पीरियड है, ये जो लेट मिडिल एजेस के टाइम का क्राइसिस होता है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें सोशल चेंजेस इन्वॉल्व थे, क्योंकि एक चीज़ चलती आ रही होती है जब, और कोई चीज़ अगर गलत हो रही होती है या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, या उसमें हमें कुछ इश्यूज़ है जो हम कलेक्टिवली काफ़ी इशू से डील कर रहे होते हैं, तो हम उस पीरियड से निकलने के लिए कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो एक ट्रांजिशन आता है उस पीरियड से निकलने के लिए, और उसी पीरियड को हम कहते हैं फिर रेनेसा का पीरियड है ये। तो ये 15-16 सेंचुरी में इसका पीक देखा गया था इस पूरे पीरियड का। और इसका जो इंटेलेक्चुअल बेसिस है रेनेसा का, वो ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग, इस पर बेस्ड है। बेसिकली आप साइंटिफिक डेटा पे आपका रेनेसा बेस्ड है, कि हम हर एक चीज़ को कंसिडर करके और उसके बाद इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अंधाधुंध सुपरस्टिशंस पे रेनेसा बेस्ड नहीं होता है। तो ये वो फेज़ था जिसमें साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, ज्योग्राफी, रिलीजन, ये सारी चीज़ों का ग्रोथ देखा गया था इस टाइम पर। ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म का जो स्पिरिट था, वो उस टाइम पर डेवलप हुआ था। रिलीजन में रिफॉर्मेशंस देखे गए थे। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था रेनेसा का, वो था क्लासिक लिटरेचर का रिवाइवल। तो क्लासिक लिटरेचर दोबारा से यहाँ पर रिवाइव होती दिखाई गई। इनफैक्ट जॉन गटनबर्ग थे, उन्होंने उसी टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस भी इन्वेंट की थी। तो ये जो था एक मेजर कंट्रीब्यूशन था जॉन गुटेनबर्ग का, जिसने रेनेसा लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया था कि आपने प्रिंटिंग प्रेस ही इन्वेंट कर दी। तो पहली जो बुक पब्लिश हुई थी, वो बाइबल पब्लिश की गई थी जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। फिर अब इंडिया में रेनेसा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। देखो, आप सोच के देखो उस टाइम सोशल कंडीशंस कैसी चल रही थी जब रिफॉर्म की हमें नीड लग रही थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें डील करना पड़ रहा था, वो था रिलीजियस फ्रंट पे। और जो भी सोशल प्रॉब्लम थी, उनसे हमें बहुत ज़्यादा डील करना पड़ा था। तो सबसे पहली चीज़ थी रिलीजियस एंड सोशल इल्स। तो इसमें क्या था, इंडियन सोसाइटी जो थी 19 सेंचुरी की, वो एक विशियस वेब में फंस गई थी, जिसमें रिलीजियस सुपरस्टिशंस चल रहे थे। और ऐसे सोशली भी लोगों को इस चक्कर में फंसा दिया जाता था, जिनमें उनको लगता था कि यही सही है, और इसके अलावा अगर हम बाहर इसके बजाय कुछ कर लेंगे तो वो हमसे पाप हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसे सुपरस्टिशंस इन्वॉल्व हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुज़म अच्छा खासा चल रहा था, बट उस टाइम पर क्या हो गया था, हिंदुज़म भी एक मैजिक के उसमें चक्कर में फंस गया था। जादू टोना वगैरह और सुपरस्टिशंस उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो ये सब चक्करों में हिंदुज़म भी फंस गया था। फिर जो प्रीस्ट थे, वो अपनी पोजीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए और अपने पर्सनल गेन के लिए, जितने भी ये पंडित लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो लोगों के माइंड में कुछ अनहेल्दी इन्फ्लुएंस पैदा कर देते थे। लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते थे किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें करके, कि उनके पास स्क्रिप्चुअल नॉलेज थी तो उसका गलत इस्तेमाल कर दिया, या फिर आइडल वर्शिप और पॉलीथेइज्म, उन्होंने इस तरीके से उसको फंसाया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ताकि उनकी अपनी पोजीशन जो है इस्टेब्लिश बनी रहे। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे थे इस टाइम पर, प्रीस्ट जिनको कुछ नॉलेज भी थी, वो उस नॉलेज को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड करके लोगों को आगे चीज़ें बता देते थे, दर्शा देते थे। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक डिसेप्टिव कैरेक्टर भी सारे रिलीजियस सिस्टम्स में इम्पार्ट किया जाता था, जिसका रिलीजियस आइडियोलॉजी से
कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ लोगों को परसुएट करने के लिए किया जाता था ताकि उनकी अपनी पावर इस्टेब्लिश हो सके, उनके अपने पर्सनल गेन्स हो सके। इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें मोल्ड कर दी जाती थी। फिर दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, विमेन की जो पोजीशन थी वो भी काफ़ी डिप्रेसिंग हो गई थी। तो विमेन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रही थी, उनकी सोशल कंडीशंस बहुत ख़राब थी, और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन ही विमेन की थी, जिसमें फीमेल इन्फेंट्स को मार दिया जाता था। ठीक है, वो चीज़ तो हमारी कब से चलती आ रही है, आज भी चलती है। तो फीमेल इन्फेंट्स को पैदा होते ही मार देते हैं, है ना। फिर चाइल्ड मैरिज जो है वो एक और मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम की। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पर चलती आ रही थी। फिर उसके बाद पॉलीगैमी की प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब एक ही आदमी खूब सारी बीवियाँ लेके बैठा हुआ है, वो वाली प्रॉब्लम चल रही थी। इनफैक्ट जो बहुत ही बूढ़े लोग होते थे वो काफ़ी यंग गर्ल्स को भी वाइफ की तरह एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो ये जो पॉलीगैमी की प्रैक्टिस थी ये बेसिकली बंगाल में प्रिवेल हुई थी। इसको कहते थे हम, कुलिनिज़म कहते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो बूढ़े आदमी होते थे वो यंग गर्ल्स को वाइफ्स की तरह एक्सेप्ट कर लेते। तो बहुत सारी वेमेन ऐसी होती थी जिनकी कोई मैरिड लाइफ होती ही नहीं थी, मतलब नाम के लिए है, या फिर उनके हस्बैंड जो है वो मर जाते थे, उनको फिर सती करना पड़ता था, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बाद में ये भी डिस्क्राइब किया था कि मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ आई थी उस टाइम पर, कास्ट प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज़्यादा। कास्ट की क्या प्रॉब्लम थी कि एक सेग्रीगेशन हो गया था हायरार्किकल बेसिस पे, कुछ रिचुअल स्टेटस के बेसिस पे इनका सेग्रीगेशन हो गया था। तो जो सबसे बॉटम लेवल पे थे उसको हम अनटचेबल्स कहते थे या शेड्यूल कास्ट कहते थे। उसके बाद ऊपर करते करते आपने एक कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर दिया था। तो अनटचेबल्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ रिस्ट्रिक्शंस से सफ़र करना पड़ता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 10 तरीके की उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। मॉडर्न टाइम्स में ये मेजर ऑब्स्टेकल बन गई थी जब हम एक नेशनल फीलिंग का लिए बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो एक मेजर प्रॉब्लम बन के आई थी, और डेमोक्रेसी में भी एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आई थी। इनफैक्ट कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो पर्टिकुलरली मैरिज के हिसाब से ज़्यादा देखी जाती थी, और ये मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स में भी ये देखा जाता था, जिन्होंने वो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी। फिर वेस्टर्न कल्चर को भी हम अपोज कर रहे थे, सिंस हमें विद टाइम पर ये समझ में आ गया था कि ये जो कॉलोनियलिज्म का चीज़ें चली हैं और जितने भी ये ब्रिटिशर्स आए हैं, ये लोग जो है वो ठीक अच्छी मंशा से तो नहीं आए हैं, अच्छे इंटेंशन से नहीं आए हैं। तो वही चीज़ को ध्यान में लेके हम एक वेस्टर्न कल्चर ओवरऑल को हम अपोज कर रहे थे। फिर हम कुछ सेक्शन जो था वो काफ़ी कंजर्वेटिव था, रिजिड था, वो चेंज होने को तैयार नहीं था, जो कि चेंज लाना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो एक चैलेंज था जो कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी का इंट्रूशन हो रहा था, तो वो चैलेंज को फेस करते करते एक अटेम्प्ट भी लिया गया था कि हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को रीइन्विगरेट करें और ट्रेडिशनल कल्चर का पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ करें, जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। हम थोड़ा कंटेंट के सेंस में भी देखते हैं, तो जो हम हिस्ट्री देखते हैं मॉडर्न इंडिया की, तो रेनेसा जो है वो प्री पॉलिटिकल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल से देखा जाता है। इनफैक्ट वो ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम था जहाँ पर इंडियंस जो थे वो मेनली सोशल कल्चरल प्रिपरेशन ही कर रहे थे कि वो प्रोग्रेसिव और रैडिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे, तो उसका एक खाली प्रिपरेशन था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि नेशनलिज्म होने से पहले का जो एक प्रिपरेशन मोड होता है ना, एक ट्राई टेस्ट मॉडल होता है, वो हमारी वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी उस टाइम पर। इसी वजह से जो नेशनलिज्म है इंडिया में, उसको एक नेचुरल आउटकम माना जाता है रेनेसा का, कि रेनेसा जब स्टार्ट हुई थी तो हमने ट्राई किया एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, और उसके बाद वही सेम चीज़ आगे जाके हमें हेल्प की नेशनलिज्म थे। तो ये प्रैक्टिस पेपर था हमारा, आप कह सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ थी काइंड ऑफ। तो ये जो अभी टेलियोलॉजिकल व्यू था हिस्ट्री का, वो उस टाइम पर काफ़ी डोमिनेंट था। तो अब इसी तरीके से हिस्टोरिकल टाइम से अगर हम चलते हैं तो एक नया मेथड निकल के आया था कि कैसे हम इंडियन हिस्ट्री को देख सकते हैं एक नए मेथड से। वही नई मेथड हमें ये समझ में आए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। रिलीजियस टेक्स्ट को अपने हिसाब से ये लोग लिख दे रहे हैं, जिनको भी स्क्रिप्चुअल नॉलेज है, वो लोग रिलीजियस टेक्स्ट को, रिचुअल्स को अपने हिसाब से री इंटरप्रेट कर रहे हैं ताकि उनकी अपनी पोजीशन को फ़ायदा हो पाए, जिसमें बहुत ही इरेगुलरिटीज़, मॉल प्रैक्टिसेस देखी गई थी रिलीजन में। रिलीजियस टेक्स्ट ही आपने मोल्ड कर दिया ना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ।
रिचुअल्स आप बहुत इलेबरेट करवा रहे हो अपने पैसे बनाने के लिए या अपने आप को फ़ायदा करने के लिए, तो वो सारी रेगुलरिटीज़, मैल प्रैक्टिसेस सारी निकल के आई थी रिलीजन में। फिर रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स जितने भी थे उन्होंने नई मूवमेंट्स लॉन्च की थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, और जो कि वेस्टर्न थिंकर्स से भी इन्फ्लुएंस थी। इंडियन रेनेसांस से इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी निकल के आई, इंग्लिश थॉट्स, फिलोसफीज, हिस्टोरिकल बुक्स, ये सारी चीज़ों का आगे इन्फ्यूज़मेंट हो गया था। तो फिर इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो हमें नज़र आए थे कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती नज़र आ रही थी। डांस, म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी लोगों की रुचि और बढ़ रही थी। इन चीज़ों का भी डेवलपमेंट उस टाइम पर देखा गया था। फिर हम रेनेसां को 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फेज़ क्या होता है? फर्स्ट फेज़ का टाइम होता है जब आपका मिडिल क्लास बेस, इसको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का टाइम होता है, और ये मूवमेंट्स जो है वो जो ग्रोइंग मिडिल क्लास होती है उनके द्वारा इनिशिएट की जाती है, जो कि ब्रिटिश लिबरलिज्म से एजुकेट होके आए थे। तो 19th सेंचुरी में जो इंटेलिजेंसिया थी उसने एक मॉडल निकाला था यूरोपियन मिडिल क्लास का, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ के आई थी, और अपने साथ एक वेस्ट से मिडिएवल से मॉडर्न टाइम्स का एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लेके आई थी, और रेनेसां और रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट या डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें ये देख के आई थी, और ये मॉडल ये निकाल के लेके आई थी। तो यहाँ पर अभी हो क्या रहा था, यही सारी रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होके ये जो 19th सेंचुरी की इंटेलिजेंसिया थी ये ट्रेड इंडस्ट्री की तरफ ग्रो नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उसका जो रूट्स था वो गवर्नमेंट सर्विस, लॉ, एजुकेशन, जर्नलिज्म, मेडिसिन, यही सब चीज़ों में सीमित रह गया था। तो इन लोगों ने बेसिकली, मिडिल क्लास जो थी उसने ये स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो 19th सेंचुरी का ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वो इसी फर्स्ट फेज़ का ही पार्ट थी। अब आता है सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स को मॉडर्निटी से रिकंसाइल किया जाता है। तो एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स चल रही होती है, उसको हम मॉडर्निटी से अगर हम मिला दें तो वो आपका डिफ़ाइन करता है सेकेंड फेज़। अब जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होती है उसने रेनेसां तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया होता है। इनफैक्ट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तो ऑलरेडी चल ही रही होती है, रेनेसां उसमें आके मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रेनेसां ने इसको फॉलो किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट जो है उसने फर्स्ट फेज़ में जो भी चीज़ें सीखी थी उसकी वैल्यूज़ को उठाया, रेनेसां की वैल्यूज़ को फर्स्ट फेज़ से उठाया और अपने आइडियोलॉजिकल पोस्चर यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए। तो जो मैंने आपको बोला था कि वो एक मॉक टेस्ट काइंड ऑफ था, वहाँ पर उन्होंने ट्राई टेस्ट करके देखा कि किस तरीके से चीज़ें चल सकती हैं। तो यही सेम चीज़ आगे कन्वर्ट होती है नेशनल मूवमेंट में। अब जो नेशनल मूवमेंट होती है उसने काफ़ी प्रिकॉशंस भी लिए थे ताकि सोशल मूवमेंट जो है वो अब पॉलिटिकल मूवमेंट से अलग रहे। तो एक चीज़ ये ज़रूर देखी गई थी कि सोशल मूवमेंट चल रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स अलग तरीके से चल रही है, तो दोनों को सेपरेट करके देखा जाए। फिर वैकोम सत्याग्रह आया था, उसमें गांधी जी का रोल जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। फॉर एग्जांपल गांधी जी का रोल जो है मोस्टली मीडिएटर के तौर पे रहा था रादर देन पार्टिसिपेंट, और उनकी सत्याग्रही के साथ उनकी जो भी सिंपथीज थी उसको ध्यान में रखते हुए भी वो एक मीडिएटर का काम ज़्यादा कर रहे थे। फिर आता है थर्ड फेज़। फिर आता है आपका थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ के टाइम पे क्या हो रहा है कि मार्क्सिज्म कन्वर्ज कर जाती है रेनेसां की वैल्यूज़ के साथ। तो रेनेसां ऑलरेडी चल रहा होता है और मार्क्सिज्म उस टाइम पर आता है, और ये दोनों चीज़ें कन्वर्ज कर जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं थर्ड फेज़ ऑफ रेनेसां में। तो इस ये यहाँ पर क्या है कि कॉलोनियल रूल एंड होने वाला टाइम होता है ये, कि कॉलोनियल रूल ख़त्म होता है, उसके बाद एक रेनेसां का पीरियड चालू होता है, और उसमें क्या होता है कि मार्क्सिज्म और रेनेसां का वैल्यू दोनों साथ में आ जाती है। तो लेफ्टिस्ट गोल क्या होता है? लेफ्टिस्ट का गोल होता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर दें जो भी आपकी सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये लोग रिफॉर्म करने पे फोकस नहीं कर रहे होते, ट्रांसफॉर्म करने पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो 1930s में काफ़ी अच्छा खासा स्टार्ट हुआ था इसका थर्ड फेज़ ऑफ रेनेसां का, बट ये रेडिकल कल्चरल एक्टिविज़म जो था वो ज़्यादा आगे चल नहीं पाया। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है रेनेसां का इंडिया में वो किस टाइप का है, ये हेडिंग होनी चाहिए थी, ऑल्दो ये आप नोट करके रख लेना। तो प्रेजेंट स्टेटस जो है रेनेसां का इंडिया में वो किस तरीके का था कि देखो बहुत ब्रॉड थीम्स चल रही थी इस टाइम पर, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी पीरियड्स में, बट ऑल्सो एक कॉलोनियल, रिफॉर्मिस्ट, नेशनलिस्टिक पीरियड्स का जो टाइम था वो स्क्रूटनी में आया था।
तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, साथ ही साथ ये टाइम पीरियड भी स्क्रूटनी में आ गया था। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा था कि 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। पहली चीज़ तो थी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का टाइम था, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इनकी चल रही थी, जिसमें नेशनल मूवमेंट का जो सोशल ओरिजिन है वो देखा जाता है। ठीक है, कि जो सोशली ये लोग कैसे नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे आए थे। तो ये जो बुर्जुआ क्लास थी, है ना, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो डोमिनेट कर रही थी उस टाइम पर। तो ये सारी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो थी उस टाइम पर इतना डोमिनेट कर गई थी कि हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ये इनका यहाँ पर मेन एम था। वहीं से ही सोशल ओरिजिन आया था नेशनल मूवमेंट का, ये इसका मोटा मोटा मतलब है कहने का। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है दलित स्कॉलर्स की, जो कि ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज़ लेके आए थे कास्ट के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलित स्कॉलर्स को दलित ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन फेस किया था लोगों में, और कास्ट के बेसिस पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन इनका हुआ था। तो इस रिगार्डिंग कुछ स्कॉलर्स आए थे, दलित स्कॉलर्स, जो कि कुछ ऐसी हिस्ट्रीज़ लेके आए थे जो कि कास्ट के बेसिस पे हों, जो उनको फेवर करें। फिर सब ऑल्टन हिस्टोरियंस आए थे, उनका मेन फोकस तो डोमिनेशन पे, सबऑर्डिनेशन पर ही ध्यान दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर चल रही थी। ये प्रेजेंट स्टेटस था रेनेसां का इंडिया में अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका रेनेसां का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया में किस तरीके की रिफॉर्म मूवमेंट्स और पर्सनालिटीज़ आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। तो यहाँ पर फ्रंट पेज पे ही आपको 2020 50-50 सीरीज़ मिल जाएगी। तो ये लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे 2020 50-50 सीरीज़ का पार्ट है। ये वो टॉपिक्स हैं, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। तो जिसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन टॉपिक्स में से। जो भी साल का पेपर उठा के देखो, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा ही होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये पिछले 40 सालों से वही सेम चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, अगर कोई आप में से कोई परचेज़ कर रहा है तो कर सकता है। अगर आप परचेज़ नहीं कर रहे हो तो वी वुड सजेस्ट यू, यहाँ ये टॉपिक लिस्ट मेंशन की गई है, ये आप डाउनलोड कर लो और खुद से प्रिपेयर करो फिर। ठीक है, तो यही ऑल्दो मेन एम है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी की फेवरेट रहे हैं, हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स का एज दे देंगे। इनफैक्ट 2019 में 64 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे इसमें से, एंड 2022 में 30+ क्वेश्चंस आए थे, और कट ऑफ ही 50 रहती है। तो आप देख लोगे, इस हिसाब से काफ़ी आपको एज मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।